चलिए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। बात हम सबसे पहले एससीओ यानी कि शंघाई सहयोग संगठन की करेंगे, जिसका आयोजन इस बार पाकिस्तान में हुआ और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ही वो आखिरी विदेश सचिव थे जो सुषमा स्वराज के साथ आज से ठीक 9 साल पहले पाकिस्तान गए थे और अब बतौर विदेश मंत्री वो पाकिस्तान में एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। विदेश मंत्री एस जयशंकर समिट में शामिल होकर वापस भारत लौट आए हैं, लेकिन भारत लौटने से पहले उन्होंने पाकिस्तान की सरजमी से न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके दोस्त चीन को भी आईना दिखा दिया है। जयशंकर ने पाकिस्तान को आतंकवाद पर नसीहत दी है, तो वहीं चीन को सीपैक पर घेरा है। हालांकि पाकिस्तान के हुक्मरान भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत का बार बार इजहार करते रहे, लेकिन जयशंकर भारत के रुख पर कायम रहे कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। पाकिस्तान में एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन का 23वां सम्मेलन संपन्न हुआ। भारत और पाकिस्तान के अलावा इस सम्मेलन में चीन, रूस समेत सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने शिरकत की। भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया और पाकिस्तान की ही धरती से उन्होंने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ आईना दिखाया। एस जयशंकर ने दोनों देशों को कड़ा संदेश देते हुए आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई, तो संप्रभुता का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाकर चीन को साफ कर दिया कि भारत सीपीईसी स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान को घेरते हुए उन्होंने कहा कि एससीओ के चार्टर में बताया गया है कि 3 बुराइयों का मुकाबला करने में दृढ़ और समझौता न करने वाला रुख होना चाहिए। अगर सीमाओं के पार की गतिविधियों में आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद का खतरा होगा तो संभव नहीं कि उसके साथ साथ व्यापार, ऊर्जा प्रवाह, कनेक्टिविटी भी बनी रहे। उन्होंने याद दिलाया कि एससीओ का जो चार्टर है वो 3 ईवल्स की बात करता है, जिनसे कि हमारे प्रति जिनके लिए चैलेंजेस हैं। इसमें है टेररिज्म और एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। और विदेश मंत्री जी ने साफ साफ कहा कि इन तीनों को जब तक धूल धूसरित नहीं किया जाता है तब तक और विषयों पर प्रगति होने का अनुमान कम किया जा सकता है, आकलन ऐसा नहीं हो सकता। वहीं जयशंकर ने पाक चीन सीपीईसी परियोजना के कारण भारतीय संप्रभुता के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया। जयशंकर ने कहा कि एससीओ में सहयोग आपसी सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। इसमें क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। विदेश मंत्री ने चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की ओर इशारा करते हुए कहा कि एससीओ के सदस्य देशों का सहयोग परस्पर सम्मान और संप्रभु समानता पर आधारित होना चाहिए। ये जरूरी है कि सभी देश क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता दें। इसके लिए वास्तविक साझेदारी का निर्माण होना चाहिए, न कि एक पक्षीय एजेंडे पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि इस दौरान पाकिस्तान लगातार भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश करता रहा। बिलावल भुट्टो से लेकर पाकिस्तान के सत्ताधारी दल के तकरीबन हर नेता ने भारत से किसी न किसी बहाने एक बार बातचीत शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की। क्या ऐसे मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान एंड भारत, जिनका मौसमी तब्दीली के हवाले से हम दुनिया में द टॉप हाईएस्ट स्ट्रेस कंट्रीज ऑन अर्थ, इस टॉपिक बैठ के बात नहीं कर सकते हैं कि अगर हमारे दोनों ममालिक के अवाम ने जिंदा रहना है, हमने इस इशू को मिलके मुकाबला करना है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि दहशतगर्दी को तो हम सब मानते हैं कि इशू है। चले, भारत का मौक़िफ़ ये है कि हमारा कसूर, हमारा मौक़िफ़ ये है कि रो और किसी और का कसूर, मगर मानते तो है कि मसला है। तो फिर उसी कॉन्टेक्स्ट में ये सोचना तो जरूर बनता है कि हम समझे कि अगर हम आपस में बैठे और देखें कि दहशतगर्दी के हवाले से हम कौन सी चीजें पे एग्री कर सकते हैं। Well, it depends because we are the hosts. We cannot propose. We have to go by the guests. If the guests want a bilateral meeting, we will certainly be too happy. But as hosts, we cannot really, press upon anyone whether they want bilateral meeting. And if both Pakistan and India can talk to each other and start a process of dialogue, as I said, in the spirit of Lahore Declaration,
Lahore Declaration really was an opportunity for both countries to move forward. Unfortunately, the events did not favor Lahore Declaration later on, but I think still we need to go back to that basis. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ही वो आखिरी विदेश सचिव थे जो सुषमा स्वराज के साथ 9 साल पहले पाकिस्तान गए थे और अब वही जयशंकर विदेश मंत्री के तौर पर पाकिस्तान एससीओ समिट में शामिल हुए। तब उन्होंने विदेश मंत्री की हैसियत रखने वाले सरताज अजीज से द्विपक्षीय बातचीत की थी, लेकिन इस बार एस जयशंकर ने दौरे से पहले ही कह दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी और वो इस पर कायम रहे। उन्होंने कल डिनर में शहबाज शरीफ से हाथ मिलाया। आज भी ग्रुप फोटो सेशन में दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच अलग से कोई बातचीत नहीं हुई। भारत अपने इस रुख पर कायम रहा कि आतंक और बातचीत साथ साथ हो, ये संभव नहीं। गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं। आज शरद पूर्णिमा है, यानी कि शरद ऋतु के आगमन का प्रतीक, और ये वही शुभ दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और माना यह जाता है कि उसकी किरणों से अमृत बरसता है। शरद पूर्णिमा यानी कि बांके बिहारी के विशेष श्रृंगार की शुभ घड़ी। ठाकुर जी साल में एक बार हाथ में बांसुरी और सर पर विशेष मोर मुकुट धारण किए भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस दिन देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपने भक्तों को समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। हर साल अश्विनी माह की पूर्णिमा तिथि पर शरद पूर्णिमा मनाई जाती है और आज ही के दिन धरती पर हुआ था सबसे बड़ा महारास। और माना यह जाता है कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने आज ही की रात वृंदावन में गोपियों के साथ महारास किया था। आज वो जगह निधिवन के नाम से जानी जाती है। तो शरद पूर्णिमा की इस दिव्य और भव्य रात में और क्या है खास और कैसी है बांके बिहारी धाम की रौनक और क्या है शरद पूर्णिमा और महारास का ये राज, आइए देखते हैं। बांके बिहारी के दरबार में आस्था के रंग, उत्सव और उल्लास की बिखरी है उमंग। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विशेष कृपा, आसमान से हो रही अमृत की वर्षा। ये नजारा मथुरा में बांके बिहारी के धाम का है, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। भक्ति और आस्था की उमंग से श्रद्धालु सराबोर हैं। भगवान ने धवल चांदनी में महारास किया था, तो उसी का स्वरूप देने का यहाँ प्रयास किया जाता है और पूरे मंदिर को श्वेत तरीके से सजाया जाता है और ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र धारण कराए जाते हैं। भगवान ने महारास के दौरान बांसुरी भी बजाई थी, तो आज ठाकुर जी को बांसुरी भी धारण कराई जाती है। चंद्रकला का प्रसाद लगाया जाता है, खीर का प्रसाद लगाया जाता है और मेवा का प्रसाद लगाया जाता है। पूरे मंदिर परिसर में रौनक ही रौनक है। भक्त अपने ठाकुर जी का संपूर्ण श्रृंगार देखकर सुख की अनुभूति कर रहे हैं। हाथों में बांसुरी और सिर पर मोरपंख वाला विशेष मुकुट धारण कर ठाकुर जी विशेष सिंहासन पर विराजमान होकर अपने भक्तों को दिव्य दर्शन देते हैं। भगवान का ये स्वरूप खुद में अद्भुत है और भक्त भगवान के इस स्वरूप के दर्शन कर विशेष लाभ की प्राप्ति करते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन सबसे प्रमुख बात तो ये है कि आज के दिन ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज को संपूर्ण श्रृंगार के वैभव के साथ दर्शन होता है और उस दर्शन की प्रमुखता ये है कि आज के दिन ही ठाकुर जी अपने हस्त कमल के बीच में बांसुरी धारण करते हैं, लकुटिया धारण करते हैं और महाराज का एक सुंदर मुकुट धारण करते हैं, जो आज की दर्शन की सबसे शोभनीय व्यवस्था है। आज के दिन ठाकुर जी को विशेष रूप से खीर का महाप्रसाद भोग लगता है, श्वेत चंद्रकला का सूखा महाप्रसाद भोग लगता है, जो हजारों किलो मनोदूत की बनती है और भक्तों को वितरित होती रहती है।
सभी 12 पूर्णिमा तिथियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है शरद पूर्णिमा, क्योंकि इसी रात होते हैं बांके बिहारी के ऐसे दिव्य दर्शन। शरद पूर्णिमा ही वो शुभ दिन होता है जब ठाकुर जी को खीर का महाभोग लगाया जाता है। शास्त्रों में शरद पूर्णिमा के महात्म्य की अनंत धारणाएं हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस दिन धन की देवी लक्ष्मी धरती पर आती हैं और अपने भक्तों की सारी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इस तिथि से शरद ऋतु का आरंभ भी हो जाता है। चंद्रमा इस दिन संपूर्ण 16 कलाओं से युक्त होता है और दिव्य दर्शन देता है। ये वो ही शुभ घड़ी है जब चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है। प्रेम और कलाओं से परिपूर्ण होने के कारण श्री कृष्ण ने इसी दिन महारास रचाया था। शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था और हम लोग माँ लक्ष्मी के जन्मदिन पर उनका पूजन अर्चन करने से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। दूसरी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त होते हैं और उसी दिन भगवान कृष्ण गोपियों के साथ भी रास रचाते हैं। ऐसे अनेकों कथाएं हमारे पुराणों में बतलाई गई है। इस शुभ योग पर चंद्रमा अपनी सबसे पूर्ण और उज्जवल अवस्था में है। आज चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ आसमान में चमक रहा है और उसकी एक एक किरण चमत्कार बनकर भक्तों पर अमृत बरसा रही है। वृंदावन आज बांके बिहारी के अद्भुत श्रृंगार के आनंद में डूबा है और यहाँ का निधिवन तो किंवदंतियों और रहस्यों की महागाथाओं से दो चार है। कहते हैं इसी निधिवन में आज भी भगवान कृष्ण गोपियों संग रास रचाते हैं, लेकिन शरद पूर्णिमा को यहाँ महारास होता है। मान्यताएं कहती हैं कि युगों युगों से सभी गोपियां और भगवान कृष्ण यहाँ तुलसी के वृक्षों के रूप में निधिवन में ही हैं। यही वजह है कि निधिवन शाम होते ही रहस्य के सागर में डूब जाता है। इस दिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा बहुत बलशाली होता है और चंद्रमा से रात्रि में अमृत की वर्षा होती है और उस दिन खीर खाने का भी हम लोग के शास्त्र में प्रावधान है कि हम लोग सायंकाल के समय खीर बना करके छत पर रख देते हैं और जो अमृत वर्षा होती है तो खीर में समाहित हो जाता है और प्रातःकाल उसका सेवन करने से हमें अमृत रूपी खीर का जो स्वरूप होता है वो प्राप्त होता है और हमारे जीवन में जो भी चंद्रमा रूपी दोष होते हैं वह दूर होता है। इस वजह से हम लोग शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर खाते हैं। शरद पूर्णिमा पर एक बार फिर वो अद्भुत संयोग आया है जब बांके बिहारी संपूर्ण श्रृंगार में है और 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा दर्शन दे रहा है। माँ लक्ष्मी की कृपा का भी योग है। ये पल वाकई में अद्भुत है, दृश्य अलौकिक है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कैसे घर की जो पहियों पर चलता है। देश दुनिया घूमने के जुनून में एक दंपत्ति ने अपनी गाड़ी को घर बना लिया। उनकी 5 सीटर कार में खाने पीने के लिए किचन और सोने के लिए बेडरूम है। सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी से कपल ने 25,000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और 70 साल की उम्र छूने तक दोनों के विदेश भ्रमण की भी इच्छा है। घूमने फिरने के जुनून ने इनकी गाड़ी को चलता फिरता घर बना दिया। थोड़े से बदलाव के बाद अमेरिकी ब्रांड की इस 5 सीटर गाड़ी ने महंगी कैरावैन की कमी को पूरा कर दिया। घर परिवार की जिम्मेदारी की वजह से कुछ साल पहले तक 63 साल के अजय तोमर और 58 साल की उनकी पत्नी सुनीता तोमर घूमने फिरने का अपना शौक पूरा नहीं कर पा रहे थे। हालांकि सरकारी नौकरी से रिटायरमेंट के बाद ये चलते फिरते घर ने इन्हें जिंदगी का असल मकसद थमा दिया। घर की 4 दीवारी से निकलकर ये खुलकर अपनी जिंदगी जी रहे हैं। तो हमने भी पूरा डेमो लेने की कोशिश की कि आखिर कैसे अंकल आंटी चलते हैं अपनी कार से, कहीं भी जंगलों के बीच, वादियों के बीच रुक जाते हैं और फिर अपना नाश्ता खाना सब कुछ बनाते हैं। तो हमने भी एक पूरा डेमो लिया है। यहाँ पर हम रुके हैं एक पार्क में और देखिए कैसे यहाँ पर
बकायदा गाड़ी से चूल्हा निकला है, उस पर चाय हमने बनवाई है, चाय बन चुकी है। इस गाड़ी के अंदर हर वो सुविधा मौजूद है जो घूमने फिरने के लिए जरूरी है। कार के अंदर ही छोटी सी रसोई भी सज गई है, जहां किसी आम घर के किचन की तरह चाय, इडली सांभर, पराठे के अलावा दाल चावल और तरह तरह की सब्जियां भी बनती है। यानी खुले आसमान के नीचे भी घर जैसे खाने का आनंद मिलता है। ये है हमारा चलता फिरता घर। तो इसमें चेंजेस ये किया कि एक तो हमने सीट इसमें से निकाल दी है, बाकी कोई मेजर इसमें कोई ऐसी एक नट बोल्ट भी गाड़ी के अंदर कहीं भी अलग से कोई नहीं लगाया गया है। पीछे एक किचन का पोर्शन है जो कि आराम से वो अलग हो जाता है, और बेड और आपका स्टोरेज के लिए भी जो हमने पोर्शन बनाया है वो सब इजीली निकाल के दिखाते जाइए हमें। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ अपना किचन का सेटअप। ये हमारी किचन है, लगभग 2 फीट चौड़ी है और 3.5 फीट इसकी लंबाई है। यहाँ पर हमने इसमें जो है अपना बर्नर लिया है, और बर्नर के पीछे देखिए ये जो हाइट, नीचे की हाइट है इस गाड़ी में, क्योंकि जो है स्टेपनी बाहर होती है तो वो स्पेस भी मिलता है। इसमें हम अपने पैकेट वगैरह रखते हैं, दूध वगैरह रखते हैं इस वाले पोर्शन के अंदर। इसके बाद आता है हमारा ये मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन में हमारे सारे मसाले, चाय पत्ती, और ये देखिए आपको बेसन, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, तेल वगैरह, ये सब यहाँ पर आ जाते हैं। और इसके बाद हमारा तीसरा पोर्शन आता है, वो पोर्शन है ये इसमें देखिए हमारे सारे यूटेंसिल, सारे बर्तन जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं आराम से। इसमें मैं सब कुछ बना लेती हूँ। खाने में कोई चीज ऐसी नहीं है जो मैं घर में नहीं बनाती, और मतलब घर में बनाती हूँ इसमें नहीं बनाती। भरपेट खाना खाने के बाद सोने या सुस्ताने का मन हो तो आरामदायक बिस्तर का भी इंतजाम है, और उसी के नीचे 1 महीने तक कपड़े रखने का भी पूरा इंतजाम है। और यहाँ पर हमने सीट निकाल दी है। इस सीट के नीचे 2 बॉक्सेस हैं, ये जो मैं आपको उठा के भी दिखाता हूँ, ये बॉक्सेस हैं, इसमें पूरे 1 महीने के कपड़े, कंबल वगैरह सब आ जाते हैं हमारे। 1 महीने के? हाँ, पूरा 1 महीने का। हम 24-24 दिन की हमने 2-3 ट्रिप कर लिए हैं, हमारे सारे कपड़े इसके अंदर बहुत इजीली आ जाते हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ बेड मैंने आपको जैसे दिखाया, ये फोल्डिंग है, किचन अलग है, और बेड के ये 3 फोल्ड में है। और जब हम गाड़ी को चलाते हैं तो इस गाड़ी को चलाते हैं तो इसको हम यहाँ पर इस पोजीशन में रख लेते हैं, सीट हमारे पीछे हो जाती है, हम इजीली गाड़ी को आराम से चला लेते हैं। और जब बेड यूज करते हैं तब इसको हम पूरा फोल्ड कर लेते हैं, तो हमें पूरी लेंथ बहुत आराम से हम इसमें सो सकते हैं। इसके अलावा हम यूज के लिए जो एक घर में सारी चीजें होती हैं वो लेके चलते हैं, लेकिन स्पेस है, कम स्पेस होता है, तो इसलिए सारी चीज फोल्डिंग है। ये देखिए बकेट हमारी, ये फोल्डिंग बकेट लेके चलते हैं हम लोग। ये टेबल यहाँ पर आपको दिखाएं, ये इस तरह से फोल्डिंग की टेबल है, फोल्डिंग चेयर है, स्टूल है। हम ये छाता भी लेके चलते हैं, कभी छोटी मोटी बारिश आती है तो ये छाता भी लेके चलते हैं। टॉयलेट टेंट भी लेके चलते हैं, टॉयलेट टेंट भी बहुत जरूरी चीज है। तो ये सारी व्यवस्था देखिए, ये हमारा टॉयलेट टेंट है, वॉशरूम टेंट है, ये हमारा चेंजिंग रूम भी यही है। तो ये सारी चीजें जो हमारे घर में है उसको हम इसमें लेके चलते हैं। बस ये है कि कम स्पेस में हम उसको मैनेज करते हैं। यानी इस गाड़ी ने होटल में रहने के लिए बुकिंग या फूड का झंझट ही खत्म कर दिया। उस पर प्रकृति के बिल्कुल करीब रहकर भारत भ्रमण का भरपूर मौका मिल जाता है। करीब 1.5 साल से अजय और अनीता तोमर की जिंदगी यूं ही चल रही है। अब तक दोनों ट्रैवलर के तौर पर करीब 25,000 किलोमीटर की दूरी कर चुके हैं। 2 बार तो हम कश्मीर हुआ है। 2 बार कश्मीर, एक बार 15 दिन की ट्रिप करी हमने, और एक बार 24 डेज की है। हिमाचल प्रदेश गए हम लोग, और लेह में भी हम हनले, सोमरिरी लेक, पेंगोंग लेक, वो साइड गए हैं जहाँ ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम थी, वो भी हमने फेस करी है। और कश्मीर के हम केरन वैली, गुरेज वैली, टिटवाल बॉर्डर, ये बहुत यादगार जगह रही है हमारी। और इसके अलावा हिमाचल में भी हम लोग काफ़ी घूमे हैं। उत्तराखंड की तो 2-3 ट्रिप कर ली हमने। राजस्थान भी हम लोग घूमे, गुजरात घूमे, कच्छ घूमे, और गोवा गए हैं, MP, उज्जैन वगैरह, ये बेल्ट भी की है, पूना साइड की है हमने। देश के कई राज्यों में इंच इंच घूम चुके अजय और सुनीता तोमर ने अपनी यात्रा से जुड़े अनुभव को शेयर करने के लिए घूमना फिरना नाम से YouTube चैनल भी चला रखा है, जिन पर कुछ रील्स को 20 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। दर्शकों के भरपूर प्यार की वजह से 6 महीने के अंदर ही इनका चैनल मोनेटाइज भी हो गया है, जिसकी वजह से उनकी बजट ट्रिप्स का खर्च भी निकल जाता है। इसके अलावा अनजान शहर, अजनबियों से डील करने के अलावा घूमने फिरने की वजह से उम्र के इस पड़ाव पर नया अनुभव भी मिल रहा है। इस वजह से देश के बाकी बचे हिस्सों के अलावा अपनी गाड़ी से नेपाल, भूटान, वियतनाम और थाईलैंड जाने का भी प्लान है।
गौतम बुद्ध नगर से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।